lecture we will see composition of SHM along a same path and having same time period. बोलने का मतलब ये है, आज हम कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम का मतलब क्या है, एक वेव नहीं है यहाँ पे, राइट, हमारे पास एक ऑसिलेशन नहीं होने वाला है, दो अलग अलग ऑसिलेशन है, दोनों जो ऑसिलेशन है उनका टाइम पीरियड सेम है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है सेम टाइम पीरियड, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, ऑसिलेशन का दोनों का टाइम पीरियड सेम है, बट दोनों सेम पाथ के अलोंग भी है, मींस दोनों का जो पाथ है वो भी सेम। एग्जांपल करके मैं एक बता दूं, समझो ये मेरा एक पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल, राइट, एक पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, ये एक ऑसिलेशन, ये सेकंड ऑसिलेशन। बोलने का मतलब ये है कि दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है। टाइम पीरियड का सेम का मतलब क्या है, दोनों मार्कर एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे, ये सेम टाइम पीरियड हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है अलोंग सेम टाइम पीरियड, और क्या बोला है, अलोंग सेम पाथ। सेम पाथ का मतलब क्या है, ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा, ये अलोंग सेम पाथ हो गया, ये अलोंग सेम पाथ, राइट, ऐसे ये अलोंग सेम पाथ, राइट। तो पॉइंट एकदम क्लियर है। तो करना क्या है, हमको दो एसएचएम को ऐड करने का, राइट, दोनों एसएचएम को ऐड करना है, और वो दो एसएचएम का स्पेशलिटी है। पहला स्पेशलिटी ये है कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, मींस दोनों एक साथ स्टार्ट होने वाले और एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, टाइम पीरियड सेम है। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि दोनों का पाथ भी सेम है, पाथ मींस रास्ता भी सेम है। अगर एक मार्कर ऊपर, एक पार्टिकल ऊपर जाए तो दूसरा भी एक साथ ऊपर जाएगा। देखो टाइम पीरियड सेम रहने का दो ऑप्शन है। देखो ये भी सेम टाइम, ये भी सेम टाइम पीरियड हो गया, ये है ना, ये भी सेम टाइम पीरियड, क्योंकि स्टार्ट तो एक ही जगह से हुआ, ये सेम। लेकिन क्वेश्चन कैसा बोला है, टाइम पीरियड भी सेम है और पाथ भी सेम है, तो एक ही जगह से स्टार्ट करने का और एक ही जगह पे जाना है, राइट। तो आई थिंक एकदम क्लियर है, दो एसएचएम को हमको ऐड करना है जिसका टाइम पीरियड भी सेम है और पाथ भी सेम है, राइट। तो पहला एक थ्योरेटिकल पॉइंट सिंपल सा मैंने लिखा है, कंसीडर टू एसएचएम या फिर एसएचएम्स लिख सकते हो, हैविंग सेम टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दोनों का सेम है, हैविंग सेम टाइम पीरियड, ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों बोला है, क्योंकि एक ही रास्ते में ना, सेम पाथ इधर दिया है, इसके लिए स्ट्रेट लाइन बोल दिया। ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हैविंग डिफरेंट इनिशियल फेज। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, सेम क्या क्या है वो अपन ने देखा, टाइम पीरियड सेम है और पाथ भी सेम है, और अलग क्या वो सुनो, डिफरेंट इनिशियल फेज। फेज मींस क्या, एंगल अलग है और एम्पलीट्यूड भी अलग है। तो चार चीज फिर से एक बार रिपीट करते हैं और फिर तो फटाफट सॉल्व कर देंगे हम लोग डेरिवेशन। पॉइंट पर एकदम ध्यान से सुनो, दो ऑसिलेशन है हमारे पास, दोनों को ऐड करना है हमको, ऐड मींस दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे। क्या अलग है क्या सेम है, पहले सुनो, दो चीज सेम है, दो चीज अलग है। जो सेम है उसमें टाइम पीरियड सेम है और पाथ सेम है, राइट, और जो अलग है उसमें एक है हमारा फेज अलग है, फेज मींस एंगल, एंगल अलग है और एम्पलीट्यूड भी अलग है। क्लियर। तो ये सिंपल सा हमारा पॉइंट रेडी है, कंसीडर टू एसएचएम्स ट्रैवलिंग मींस हैविंग सेम टाइम पीरियड, ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये बताया अपन ने। और क्या क्या सेम था अपन ने देखा, अलग अलग क्या है, विद डिफरेंट इनिशियल फेज एंड एक लास्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी अलग अलग है, राइट। तो क्लियर है, टाइम पीरियड सेम है हमारे पास, और हमारे पास क्या सेम है, एक तो टाइम पीरियड सेम है और दूसरा पाथ सेम है, और जो अलग अलग चीज है वो है हमारे पास एक इनिशियल फेज अलग है और एम्पलीट्यूड अलग है। अभी स्टार्ट करते हैं फटाफट, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं। सुनो, जो देखो मैंने क्या बताया, कंपोजिशन, कंपोजिशन में हम लोग उसको ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, उसका स्पेशलिटी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही ऐड कर सकते हैं। देखो कोई भी ऑसिलेशन का बेसिक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये किस चीज का इक्वेशन है, पहले सुनो, ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का। किसका डिस्प्लेसमेंट, ऑसिलेशन कर रहा है जो पार्टिकल, उसका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये तो एक हुआ है, अपने को क्या बोला है, टू एसएचएम। देखो यहाँ पे लिखा मैंने टू एसएचएम, मतलब ये एक इक्वेशन से पहले दो एसएचएम का इक्वेशन बनाओ। तो ये तो मेन बेसिक इक्वेशन, इसे चलो दो बनाते हैं। देखो दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एकदम इजी है, हार्ड नहीं है, खाली लॉजिक समझ में आया तो बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। सुनो देखो, तो ऐसा है कि अगर मुझे इससे दो इक्वेशंस बनाना है तो वो दो इक्वेशंस कैसे बनेंगे वो डिपेंड करेगा ये थियरी पे, और थियरी को मैंने 5 मिनट्स देके तुमको समझाया प्रॉपर्ली। क्या सेम है क्या अलग है, उसके बेसिस पे हम लोग दो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बना सकते हैं। देखो कैसे बनेगा, देखो पहले ये चेक करो क्या सेम है। याद है मैंने बताया था टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम है यहाँ पे। तो जो पहला इक्वेशन आएगा उधर में टी लिखेगा तो नीचे भी मुझे सेम टी लिखने वाला है, सेम ऐसे सेम। मतलब क्या, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है टाइम पीरियड सेम मींस पहले इक्वेशन का जो टाइम पीरियड रहेगा वही सेम टाइम पीरियड सेकंड इक्वेशन में भी आने वाला है, ये सेम हो गया। अच्छा, और एक चीज सेम था अपने पास, क्या है, पाथ सेम है, मींस रास्ता सेम है। पाथ का कोई यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स तो नहीं बनता है, तो याद रखो टी को हमको सेम सेम टी लिखना है। अलग क्या लिखेंगे, फेज अलग लिखेंगे, राइट। फेज का मतलब समझ में आता है, ये फाई, इसको बोलते हैं फेज, ये एंगल हो गया ना, ये फेज हो गया हमारा, मतलब ये अलग रहेगा। अगर मेरे को पहले इक्वेशन में मैंने लिखा है फाई 1 तो मुझे सेकंड इक्वेशन में फाई 2 लिखने का है, ऐसा है। और अलग क्या है, एम्पलीट्यूड अलग है। एम्पलीट्यूड मतलब कौन, एम्पलीट्यूड मतलब ए भी अलग है। देखो इधर लिखा है ना, डिफरेंट इनिशियल फेज एंड एम्पलीट्यूड।
देखो ये फाई भी अलग है, ये ए भी अलग है, टी खाली सेम है और पाथ भी सेम, लेकिन पाथ का कोई मैथमेटिक्स नहीं बनता है। तो इसके बेसिस पे मैं दो इक्वेशन लिखता हूं, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ए अलग है, फाई अलग है, टी सेम है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि ये एक्स भी अलग अलग ही रहेगा। क्यों? इक्वेशन में से कोई भी अगर एक भी पैरामीटर अलग हो जाता है तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होने जाने वाला, राइट? ऐसा है। तो मैंने x1 लिखा है, तो x1 का अगर मैं आंसर बताऊं तो x1 का आंसर रहेगा, a नहीं लिखने वाला हूं मैं क्योंकि a तो चेंज होएगा, तो मैं a1 लिखता हूं, राइट? साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन एज इट इज रहेगा। ओमेगा से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, t से भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि टाइम पीरियड भी तो सेम है, तो मैं यहाँ पे ओमेगा t ही लिखने वाला हूं। लेकिन फाई तो अलग होने वाला, फाई चेंज होएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाई1। देखो मैथमेटिक्स समझो, रट्टा मारने का जरूरत ही नहीं, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसा है। और क्वेश्चन में आधा आंसर तो क्वेश्चन में दिया है। अब इसके बेसिस पे अगर मेरे को सेकंड इक्वेशन बनाने का है, तो पहले को क्योंकि मैंने x1 दिया है नाम, तो सेकंड दो क्यों ले रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है कंसीडर 2 SHM, राइट? 2 SHM को करना पड़ेगा, कंपोजिशन के लिए 2 SHM चाहिए। तो अगर मैं x2 लिखूं तो x2 का आंसर क्या आएगा, a से बनेगा a2। देखो जो 1 1 डाला है ना, सिर्फ उसके पे 2 डालो, बाकी सेम एज इट इज रहेगा। तो 1 था तो 2 लिख दिया, ये साइन, ये ओमेगा टी एज इट इज, फाई1 के जगह पे फाई2, बस ये दो इक्वेशन रेडी हो गया अभी हमारे पास। अब काम अभी यहां से चालू होता है। देखो ये तो बेसिक सा था, आगे और डिटेल में करने का अपने को। तो दो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन रेडी है। ये दो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन का काम क्या करना क्या है, सुनो। कंपोजिशन मींस एक काम करते हैं, दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके देखते हैं, राइट? ऐड करते हैं और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट में आ गया। अगर मुझे समझो पॉइंट नंबर 2 से स्टार्ट करना है, तो मैं पॉइंट नंबर 2 में क्या करता हूँ, इधर ही यही ले लो पॉइंट नंबर 2। ये x क्या है, वो a, ये सब कुछ बता दो यहाँ पे, पहले इधर ही बता देते हैं हम। वेर हर एक पैरामीटर बताएंगे, हर एक क्या है। जो x1 है, देखो इस पे ध्यान मत दो, ये तो मैंने यूज किया ये दो बनाने के लिए, मेन काम तो इधर है। x1 बताओ, x2 क्या है वो बताओ, राइट? फिर बताओ a1 क्या है, फिर बताओ a2 क्या है, और वैसे बहुत सारे वैसे बताना जाए तो फेज 1 फेज 2 बता सकते वैसे, ठीक है। चलो x1 हमारे लिए क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, x2 क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड पार्टिकल, a1 क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, a2 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड पार्टिकल। सिंपल। तो बहुत सारा लिखना है, फटाफट लिख देते हैं जल्दी जल्दी। देखो तो जो x1 है ये है डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्प्लेसमेंट किसका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल ही तो ऑसिलेशन कर रहा है ना, राइट? ऐसा ही अगर मैं सेम लिखूं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ आएगा सेकेंड पार्टिकल। a1 अगर मैं लिखूं, a1 मेरे लिए क्या होगा, a1 मतलब एम्पलीट्यूड, राइट? a1 के लिए a1 मतलब है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसका, एम्पलीट्यूड फर्स्ट पार्टिकल का, राइट ना? एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। और ये जो a2 रहेगा, ये तो ऑब्वियस है कि एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड पार्टिकल ही रहने वाला। सिंपल लॉजिक, क्लियर, राइट? ये तो सिंपल से कंसेप्ट था, वो बता दिया हम लोग ने। अभी एक्चुअल गेम यहां से चालू होता है, ध्यान दो। तो पॉइंट नंबर 3 से हम लोग क्या करने वाले, अब यहां से एक्चुअल मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट है इसका, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यहाँ पे लगने वाले। तो स्टार्टिंग से अगर ध्यान देंगे तो एकदम प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x निकालते हैं, मींस टोटल x निकालना है। x कैसे मिलेगा, बहुत ईजी है। x1 और x2 को प्लस करके देखते हैं तो जाके हमको मिलने वाला x। x1 का आंसर रेडी है अपने पास यहाँ पे, x2 का आंसर भी रेडी है, दोनों वैल्यू पुट करेंगे, फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो तो x1 का जो आंसर है, दैट इज x1 का हमारे पास आंसर इधर है। देखो क्या x1 का आंसर है, a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई1। ये किसका आंसर है, ये तो सिर्फ x1 का आंसर है। सेम प्लस में हमको x2 का आंसर भी रेडी है अपने पास। x2 का आंसर क्या है, a2, और फिर बाजू में आएगा हमारे पास यहाँ पे साइन, राइट? a2 के बाद साइन, देखो लिखा है यहाँ पे क्लियर, देख देख के फटाफट लिखने का है, ओमेगा t प्लस फाई2। दैट देखो ये कंप्लीट हमारा हो गया। बस अब इसको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, 11th का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यहाँ पे हमको यूज करना है। क्या है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, पहले वो सुनो। देखो एक बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, याद करो जरा, साइन ऑफ a प्लस बी। ये ऑलरेडी हमने 11th में कंप्लीट किया है। साइन ऑफ a प्लस बी जो है, साइन ऑफ a प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्म देखो, डेरिवेशन बड़ा है, पहले बता देता हूँ, डेरिवेशन बहुत बड़ा है, राइट? लेकिन अगर प्रॉपरली सिस्टमैटिक देखेंगे तो एकदम इजीली आ जाएगा। कुछ स्टेप्स मैं क्या करने वाला पहले सुनो। पहले तो अपने थ्योरी लिखा, फिर सेकंड पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट बनाया, थर्ड पॉइंट में मैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला हूँ, मींस टोटल एक्स का आंसर निकालने का है हमको।
फोर्थ पॉइंट में हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे, राइट। फिफ्थ पॉइंट में कुछ केसेस रहेगा, टोटल 6 केसेस हमको देखना है, और जो लास्ट पॉइंट होगा वहां पे हम लोग को रिजल्टेंट फेज निकालना। तो पहले से क्लियर है, थर्ड पॉइंट में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एक्स का आंसर रेडी चाहिए। देखो ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो भी सुनो। साइन के अंदर 2 पार्ट रहना चाहिए, देखो साइन के अंदर 2 पार्ट है, राइट। तो आंसर कैसे आएगा, पहले लिखने का हमको साइन ए मीन्स पहले साइन ही आएगा, फिर बी कॉस के साथ रखना है, प्लस फिर पहले वाला ए को कॉस दो और बी को साइन, मीन्स अगर साइन कॉस है तो कॉस साइन, ऐसा आना चाहिए। तो ये चलो दोनों यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला इधर भी अप्लाई होने वाला है, यहाँ भी अप्लाई होने वाला है, और यही सेम फॉर्मूला इधर भी अप्लाई, क्योंकि साइन ऑफ ए प्लस बी इधर भी है, साइन ऑफ ए प्लस बी इधर भी है, दोनों जगह अप्लाई होगा। थोड़ा सा बड़ा बनेगा कंटेंट, लेकिन ठीक है, हो सकता है सॉल्व। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो अगर मुझे एक्स का आंसर निकालना है तो ये मैं a1 को एज इट इज रखने वाला हूँ, और ये फर्स्ट में यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इसको बाद में देखते हैं हम लोग क्या होता है, राइट। तो पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 कैसे लिखे। देखो कंसेप्ट एकदम पहले समझो, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल रहेगा तो क्या करते हैं, पहले लिखते हैं साइन फर्स्ट एंगल कॉस सेकंड एंगल, अब उल्टा कर दो, कॉस फर्स्ट एंगल साइन सेकंड एंगल, 10 खत्म, इतना ही। तो फर्स्ट एंगल मतलब ओमेगा टी, सेकंड एंगल मतलब अल्फा 1, सब समझाने के लिए बस, राइट। चलो फटाफट अप्लाई करते हैं। तो हमको जो यहाँ पे मिलेगा आंसर वो रहेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। पहले तो हमको साइन ओमेगा टी मिलने वाला है, एक बार साइन लिखा तो साइन के बाजू में कॉस आना चाहिए, कॉस ऑफ सेकंड एंगल तो अल्फा 1 है, राइट ना, प्लस अब ये साइन कॉस को उल्टा कर दो और एंगल एज इट इज वही रखो। तो अब साइन के जगह पे आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास, इनटू साइन ऑफ फाई 1, राइट। बस ये इसको ट्रिग्नोमेट्री को उल्टा करना है, बाकी एंगल तो एज इट इज। फॉर्मूला बन के देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट, एकदम क्लियर, राइट। ये तो सिर्फ इसका आंसर, राइट। अभी ये आगे वाला बाकी है तो मैं इधर प्लस लिखता हूँ, और ये वाला पार्ट हम लोग नीचे लिखते हैं। सेम जो मैंने यहाँ पे काम किया वही काम इधर भी करने वाला है, राइट। देखते क्या होता है। देखो यहाँ पे आने वाला है a2, राइट, ये नया इक्वेशन नहीं है, इसके आगे मैं इधर आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, a2 एज इट इज रहेगा, और साइन ऑफ ए प्लस बी जो यहाँ पे, चलो स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी में पहले साइन ए आता है, साइन ए मतलब क्या आएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी। अरे देखो कुछ डिफिकल्टी, एकदम इजी है, शॉर्टकट सुनो। पहले इक्वेशन में फाई 1 आया जहां पे, सेकेंड इक्वेशन में वहां पे खाली फाई 2 आएगा, और क्या चेंज है, बस इतना ही चेंज है, राइट। देखो ना, क्योंकि ओमेगा टी इधर भी है, ओमेगा टी इधर भी है, साइन इधर भी है, साइन इधर भी, अलग क्या है, फाई 1 के जगह पे फाई 2 आया, तो यही इक्वेशन लिखो, खाली फाई 1 के जगह पे फाई 2 लिख दो बस। तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी, अभी हम लोग कॉमन लेते हैं यहाँ से, राइट। तो ये जो इक्वेशन, जो कंटिन्यूड इक्वेशन है, इसमें से हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं, तो साइन ओमेगा टी कॉमन लेते हैं। सेम आगे यहाँ से हम लोग कॉस ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस ओमेगा टी कॉमन लेते हैं, राइट। देखो क्या होता है, देखो जैसे ही मैं साइन ओमेगा टी कॉमन लेता हूँ, साइन ओमेगा टी, राइट, तो जो मुझे मिलेगा अंदर वो सुनो क्या है। एक बार अगर मैंने यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा a1 cos फाई 1, और नीचे मिलेगा नीचे मीन्स कंटिन्यू में आएगा, राइट, a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2। देखो a1, देखो यहाँ पे घाई नहीं करना है, प्रॉपरली लिखना है, नहीं तो रॉन्ग हो सकता है। a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2, तो ये हमको मिला है कभी जब हम लोग ने सिर्फ साइन ओमेगा टी कॉमन लिया, a1 cos फाई 1 a2 cos फाई 2। देखो क्लियर एकदम, आगे सेम वही काम है, cos ओमेगा टी अभी कॉमन लेते, राइट। जैसे ही मैंने cos ओमेगा टी कॉमन ले लिया, cos ओमेगा टी जैसे ही मैंने कॉमन लिया, देखो क्या मिलता है हमको अंदर, जैसे ही cos ओमेगा टी कॉमन लिया है, a1 sin फाई 1, एकदम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, a1 sin फाई 1, राइट, a1 sin फाई 1 प्लस a2 sin फाई 2, a2 sin ऑफ फाई 2, राइट। तो ये हमको मिला है। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है उसमें, इसके बाद एक शॉर्टकट एज्यूम, शॉर्टकट से आप याद रख सकते हो कि किसको क्या एज्यूम करना है। एक्चुअल में इसके बाद एक एजम्पशन है, तो ऐसा एज्यूम करो कि साइन के बाजू में कॉस रखना है, कॉस के बाजू में साइन रखना है, बस इतना सा लॉजिक है। तो वो हम लोग यहाँ पे एजम्पशन कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्पेस बाकी है। तो देखो क्या एजम्पशन है, एजम्पशन ये है, साइन के बाजू वाले पार्ट को आपको कॉस लेना है। बाजू वाले पार्ट में क्या है वो सुनो, a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2, इसको कुछ तो एज्यूम करना है। और क्या एज्यूम करेंगे, एक और शॉर्टकट, देखो अंदर cos cos दिख रहा है ना, तो cos एज्यूम कर लो, ये भी शॉर्टकट, ऐसा भी याद रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ इसको r cos डेल्टा, डेल्टा हमारे लिए रिजल्टेंट फेस है, r हमारे लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ये देखो इधर a1 तो फर्स्ट पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है मोशन का,
A2 क्या है, जो सेकेंड पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड है। R रिजल्टेंट, जब दोनों को मिला दिया तो R बनता है, राइट, और दोनों ये φ1 और φ2 को मिला दिया एक साथ तो बनता है डेल्टा, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फेज। चलो तो ये एज्यूम किया, तो नीचे वाले पार्ट को भी एज्यूम करते हैं। कॉस के बाजू वाला पार्ट साइन रहने वाला है हमारे लिए A1 साइन ऑफ φ1 प्लस A2 साइन ऑफ φ2, इसको हम लोग एज्यूम करते हैं। देखो क्योंकि अंदर साइन आ रहा है तो ये भी एक लॉजिक है, तो इसको साइन ले लो, R साइन ऑफ डेल्टा, R मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, डेल्टा मतलब रिजल्टेंट फेज। क्लियर। चलो ये वैल्यू हम फटाफट पुट करते हैं। ओके, तो फटाफट जल्दी जल्दी ये वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, राइट। तो जैसे ही ये दोनों वैल्यू हम लोग ये ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, वैसे निकाल रहे थे क्या हम लोग तो x में सॉल्व कर रहे थे, राइट, x में डिस्प्लेसमेंट। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है इसका आंसर क्या आएगा वो सुनो। साइन ओमेगा टी तो हमारे पास पहले से साइन ओमेगा टी है। हाँ, साइन ओमेगा टी के जो बाजू वाला पार्ट है इसको अपन ने ऑलरेडी एज्यूम किया है आर कॉस डेल्टा, तो मैं आर ऐसा लिखने वाला हूं और कॉस डेल्टा यहां पे, राइट। ये सिंपल सा एक पहला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लस, राइट, प्लस मींस कहां पता है, ये इसके आगे मींस ये वाले पार्ट को भी हम लोग लिखने वाले। कॉस ओमेगा टी तो हमारे पास पहले से कॉस ओमेगा टी है। कॉस ओमेगा टी के जो बाजू वाला पार्ट था A1 साइन φ1 वाला पार्ट, A1 साइन φ1 वाले पार्ट को, इस पार्ट को हम लोग एज्यूम करते हैं R साइन डेल्टा, राइट, ऐसा हम लोग ने इसको एज्यूम कर लिया। तो ये हमारा अभी तक इक्वेशन आया है, अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप बाकी है बस कंप्लीट। देखो दोनों में R R दिखाई दे रहा है तो हम लोग R कॉमन लेते हैं। लेट्स टेक R एज कॉमन, तो हमको जो मिलेगा अंदर दैट विल बी साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस उल्टा कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। ये तो देखा हुआ ऐसा लग रहा है, राइट, देखो ये तो एकदम क्लियर चीज है ऐसा, साइन कॉस कॉस साइन, अभी इधर की तो देखा, देखो साइन कॉस कॉस साइन, एंगल सेम सेम दिखना चाहिए, एंगल सेम सेम दिख रहा है क्या, दिख रहा है, क्लियर, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल शॉर्टकट है, ए और बी को प्लस करने का और साइन लिखने का, बस यही फॉर्मूला हमारे लिए। ए और बी कौन है, देखो ये तो आर तो एज इट था, ए बी दिख रहा है, ए बी देखो ना क्लियर, यहाँ पे ए और बी ऐसा रहता है। ए और बी को प्लस करते हैं ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ए और बी को प्लस करते हैं और क्या लिखने का है हमको, बाजू में साइन लिखना है, तो साइन है, साइन लिख देते फटाफट, राइट। ये हमारे लिए रिजल्टेंट, अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट का आंसर निकाल दिया, राइट। तो क्लियर समझो क्या क्या है, ये जो x है इसको बोलेंगे हम लोग रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये जो कैपिटल R है हम लोग इसको बोलेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये जो डेल्टा है इसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट फेज। अभी इस पे अपने को और डिस्कस करना है आगे, राइट। तो अभी तक जो मैंने फाइंड किया है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, राइट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये है क्या, ये हमारे लिए है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने यहां से निकाल लिया, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आर के बारे में कुछ सोचते हैं कि आर कैसे निकालता है, ये पार्ट यहां पे खत्म हो चुका है, अब नया कुछ आएगा, ये इतना समझ लो। पॉइंट नंबर 3 आई होप सबको समझा रहेगा, बहुत ईजी चीज। देखो पहले क्या किया, x1 x2 को ऐड किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन का फॉर्मूला अप्लाई किया दोनों साइड, फिर साइन ओमेगा टी कॉमन लिया, कॉस ओमेगा टी कॉमन लिया, साइन के बाजू वाला पार्ट कॉस, कॉस के बाजू वाला पार्ट साइन, और एक प्रॉपर इक्वेशन बना के छोड़ दिया। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रेडी। अभी आगे पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 एकदम ही अलग है। पॉइंट नंबर 4 आने के लिए ये सब का कुछ जरूरत नहीं, डायरेक्ट अलग सॉल्व करेंगे, राइट। निकालना क्या पहले सुनो, जैसे यहां पे मैंने रिजल्टेंट यहां पे निकाला क्या था, वैसे मैंने यहां पे मैंने निकाला था रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, राइट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। यहां पे हम लोग ने निकाला था रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही मैं यहां पे निकालने जा रहा हूं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, आर को निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। इजी है, अगर मैथ्स आता है तो बहुत इजी है, अगर जिसको मैथ्स नहीं आता तो कुछ भी नहीं आएगा इसमें। और ये चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है, पार्ट 1 में 9 मार्क्स टोटल। तो टॉपिक अभी हम लोग निकालने वाले हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, राइट। इधर अपने को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करना है। बहुत इजी चीज है ये, तो बहुत इजी निकालेंगे। अगर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आता है तो बहुत इजीली हम लोग आर निकाल सकते हैं। देखो कैसे आर इंट्रोड्यूस किधर हुआ, पहले उधर ध्यान दे। देखो यहाँ पे आर इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट। ये दो चीज हम लोग देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको कुछ इक्वेशन लेते हैं क्योंकि इसका यूज हमको होने वाला है। चलो ले लेते हैं फिर इक्वेशन। तो ये फर्स्ट वाले को हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, राइट। और इसको अभी तक एक भी इक्वेशन नहीं बनाया, चलो ठीक है। तो ये है हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। करना क्या पहले सुनो, देखो करना क्या है, फाइंड हमको करना है आर। आर फाइंड करने के लिए साइन कॉस जाना चाहिए, राइट ना।
आर फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, साइन और कॉस का जो आंसर है, साइन और कॉस ये पार्ट हट जाना चाहिए। साइन और कॉस हटता कैसे, पहले सुनो। ट्रिग्नोमेट्री में 10th में पढ़ा रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे हटाते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है। साइन और कॉस का एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उधर से आपका ये पार्ट हट जाएगा। साइन स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर के लिए मतलब इधर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, प्लस कॉस स्क्वायर चाहिए, कॉस स्क्वायर करने के लिए, कॉस स्क्वायर के लिए आपको इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर से सुनो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का, प्लस मींस ऐड भी करना पड़ेगा इधर, तो इक्वेशन 1 को स्क्वायर करते हैं, इक्वेशन 2 को स्क्वायर करते हैं और ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है, राइट। तो सिंपल सा भी पॉइंट सुनो क्या है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, राइट। पॉइंट ऐसा है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अभी हमको यहां पे क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग व्हाट, क्या करने, किसको स्क्वायर और किसको ऐड करने का है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करने का और ऐड कर देने का। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, देखते क्या आता है। देखो सबसे पहले जो इजी है वो करो, आरएचएस में अपना काम है, अपना काम आरएचएस में, तो पहले आरएचएस करते हैं, इसको स्क्वायर करो, देखते क्या होएगा, आर का स्क्वायर हो जाने वाला है, बाजू वाले का भी स्क्वायर, बाजू में कौन है हमारे पास, कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये एक स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायरिंग कर दिया, इसका भी स्क्वायरिंग करते हैं, ये भी वही होने वाला है, आर स्क्वायर हो जाएगा, और बाजू में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर डेल्टा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग लिखा है ऊपर, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, राइट। आगे देखते हैं, ये तो हो गया। इधर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा होल स्क्वायर अप्लाई होने वाला है, पहले बताया डेरिवेशन बड़ा है, राइट। अगर आएगा तो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स के लिए, राइट, लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन होता है, जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वहीं पे ये क्वेश्चन वहीं पे आता है, और ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ आने का चांसेस है कंफर्म। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। अभी तो हमने सिर्फ आरएचएस को प्लस किया है स्क्वायर करके, एलएचएस को भी स्क्वायर करके प्लस करते। अब मैं छोटा छोटा चीज नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट मारने वाला हूँ। एलएचएस का स्क्वायर करने का है, फर्स्ट वाले एलएचएस को स्क्वायर करने का है, सेकंड वाले एलएचएस का स्क्वायर करना है, और दोनों को ऐड भी करने का है। तो फर्स्ट वाले जो एलएचएस का अगर स्क्वायर मुझे करना है तो मैं डायरेक्ट एक साथ स्क्वायर कर देता हूं, राइट। पहले फर्स्ट वाले एलएचएस का स्क्वायर देखो, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले पार्ट का स्क्वायर, पहला एलिमेंट कौन है, a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर phi1, राइट। फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस 2, याद है फॉर्मूला बहुत सिंपल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने a स्क्वायर कर, देखो ये वाले पार्ट को मैंने a एज्यूम किया है, तो a का स्क्वायर कर दिया प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2 मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा a1 a2 ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, a1 a2, सिर्फ a1 a2 नहीं, a इंटू बी पूरा बोला है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो पहले ये दो को मल्टीप्लाई किया तो अब इसको भी करो, cos phi1 इंटू कॉस ऑफ phi2, राइट। ऐसा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब ये सेकंड वाले पार्ट का स्क्वायर करो, मींस a2 cos phi2 का स्क्वायर, मींस क्या आ जाएगा, हमको मिलेगा यहाँ पे a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi2। ये बात समझो कि सिर्फ अभी तक मैंने ये पहले वाले इक्वेशन का स्क्वायर किया, पहले वाले इक्वेशन का स्क्वायर करने के बाद उसके सेकंड वाले इक्वेशन के स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड भी करना है। ये सिर्फ पहले वाले इक्वेशन का एलएचएस का स्क्वायर है, सेकंड वाले इक्वेशन का एलएचएस का स्क्वायर करना बाकी है। चलो ये भी करते हैं, राइट। अभी यहाँ पे हमारा काम है, यहाँ दिख रहा है, इधर हमारा काम है स्क्वायर करते और ऐड कर, देखो ऐड तो लिख दिया, बस स्क्वायर करने का है। a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसको मैं a एज्यूम कर रहा हूँ, इसको b एज्यूम कर रहा हूँ। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या आता है, पहले a स्क्वायर आता है, तो पहले a स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। a स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे a1 स्क्वायर, और हमारे पास बाजू में है साइन स्क्वायर phi1, राइट। ये हुआ a स्क्वायर प्लस में क्या आता है हमारे पास, प्लस 2ab ना, तो प्लस 2 इंटू a इंटू बी, मीन्स ये दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के टाइम पहले a1 a2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 a1 a2, राइट। फिर उसके बाद साइन phi1 साइन phi2, साइन phi1 साइन phi2। ये अभी तक सुनो क्या क्या किया, देखो a स्क्वायर किया है प्लस 2ab किया है, प्लस b स्क्वायर करना बाकी है, प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे मिलेगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi2, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi2। दिख रहा है इतना बड़ा इक्वेशन, ये एक ही इक्वेशन है, ये अलग अलग इक्वेशन नहीं, यहां से स्टार्ट होता है ऐसा, राइट। ऐसा नीचे नीचे करके यहां तक आने वाला है, ऐसा। इसको छोटा करना सबसे मेन चीज है, कैसा छोटा करेंगे वो सुनो पहले। देखो सिर्फ ध्यान दो, एलएच इसको बहुत छोटा कर देंगे, एक ही स्टेप में वो एकदम छोटा हो जाएगा। सुनो कैसे, आर स्क्वायर कॉमन, अगर मैं आर स्क्वायर को कॉमन लेता हूं, अगर मैं आर स्क्वायर को कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। उल्टा भी तो लिख सकते हैं अपन इसको,
साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा कितना 1, क्योंकि अरे डेल्टा रहने दो थीटा रहने दो 1 ही आंसर आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 1, तो साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा भी आगे जाके क्या होने वाला है, ये 1 ही हो जाने वाला है, इसका आंसर 1 हो जाने वाला है। तो LHS तो हो गया, RHS में आओ और सेम लॉजिक लगाने का ट्राई करते, ट्राई करो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लेके आने का। देखते हैं कॉस स्क्वायर फाई 1 यहाँ पे है, देखते ढूंढते किधर हमको साइन स्क्वायर फाई 1 मिल रहा है क्या, देखो यहाँ पे मिल रहा है, देखो हमको साइन स्क्वायर फाई 1, राइट। तो साइन स्क्वायर फाई 1 और कॉस स्क्वायर फाई 1 साथ में कैसे आ सकता है, जब मैं A1 स्क्वायर को कॉमन लूं तो, राइट। तो एक काम करते A1 स्क्वायर कॉमन लेते, तो अभी तो यहाँ पे पैटर्न मालूम, साइन स्क्वायर फाई 1 और कॉस स्क्वायर फाई 1 साथ में आके 1 बन जाएगा। तो एक काम करते ना, A2 स्क्वायर को भी साथ में लेते और एक 8, देखो यहाँ पे किधर तो एक और A2 तो स्क्वायर तुमको मिलेगा, देखो यहाँ पे नीचे A2 स्क्वायर को कॉमन लेंगे ना, फिर से साइन स्क्वायर फाई 2 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाई 2 ये भी साथ में आके 1 बने। मतलब एक काम करते एट ए टाइम एक ही काम करते। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, LHS का तो मेरा काम खत्म है, अब मैं आ रहा हूँ RHS में। A1 स्क्वायर दिखाई दे रहा है, A1 स्क्वायर, सिर्फ इसको कॉमन लेते देखते क्या आता। देखो जैसे ही मैंने A1 स्क्वायर कॉमन लिया, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस ये देखो कॉस स्क्वायर फाई 1, राइट। समझा कैसा है। तो अभी A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 और A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 छोड़ दो, ये चले गया, ये पार्ट गया, अभी ये हमारे पास नहीं है। अब क्या क्या बचा है, A1 स्क्वायर जैसे कॉमन लिया तो पैटर्न मिला ना, तो एक काम करते चलो A2 स्क्वायर भी कॉमन लेके देखते। देखो A2 स्क्वायर यहाँ भी है, तो A2 स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ, प्लस लिख रहा हूँ, तो समझो मैं ये RHS को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसके नीचे मतलब ये कंटिन्यू नहीं है, यहाँ से आगे कंटिन्यू। तो एक काम करना, तो नीचे इधर बाजू में लिख देता हूँ। तो प्लस में अगर मैं A2 स्क्वायर भी कॉमन लूँ, अगर मैं A2 स्क्वायर भी, किधर गया A2, यहाँ पे एक A2 स्क्वायर है, मीन्स पूरा ऐसा, मीन्स आधा नहीं पूरा होता, राइट। A2 स्क्वायर इधर भी है, दोनों में से A2 स्क्वायर कॉमन लेते, देखते हैं। जैसे मैंने A2 स्क्वायर कॉमन लिया, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 2, राइट है ना। ये भी 1 ही बनने वाला है, तो ये 2 हो गया। क्या क्या बचा वो देखो, A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर को छोड़ के जो बचा है वो सिर्फ 2 वाला पार्ट। देखो 2 वाला पार्ट मीन्स 2A1 A2 वाला पार्ट, इधर एक है और इधर भी 2A1 A2। देखते हैं ना, यहाँ भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2A1 A2 2A1 A2 कॉमन ले सकते हैं, तो लेते हैं कॉमन। तो प्लस में मैं 2A1 A2 को कॉमन लेते हैं और देखते क्या आता है। 2A1 A2 कॉमन लिया ना, तो पहले ये 2 बचा, तो चलो ये 2 को लिख लेते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास, cos फाई 1 है, cos फाई 2 है, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। 2A1 A2 हम लोग ने कॉमन लिया, याद रखना। और 2A1 A2 कॉमन लेने के वजह से क्या मिलेगा, देखो प्लस करके 2A1 A2 हम लोग ने कॉमन लिया, याद रखो ये RHS का ही पार्ट है ऐसा। तो कहाँ गया, हाँ 2A1 A2 और 2A1 A2 कॉमन, तो बचा क्या, cos फाई 1 cos फाई 2, cos फाई 1 cos फाई 2 प्लस, राइट ना, ये 2A1 A2 छोड़ दो, गया, ये तो कॉमन ले लिया है। क्या बचा है आगे, साइन ऑफ फाई 1 इंटू साइन ऑफ फाई 2, बस ये एक थोड़ा सा बड़ा स्टेप दिख रहा है, इसके बाद सब छोटा छोटा स्टेप आने वाला, राइट। देखो अब करेंगे क्या, सुनो, बेसिक सा एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, वही मैं यहाँ 2 ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करूंगा और ये इसको एकदम छोटा बना देंगे। देखो कैसे, सिंस एक चीज हमको मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर 1 होता है, ये हमको एक चीज मालूम है, राइट, ये मालूम है। इसमें एक स्पेशलिटी देखो, ये फॉर्मूला अप्लाई करने में एक स्पेशलिटी, क्या स्पेशलिटी सुनो, ये एंगल सेम होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी हो चलेगा। ये एक बार एंगल सेम है और पहला साइन स्क्वायर है दूसरा कॉस स्क्वायर है, तो आंसर 1 आएगा कंफर्म। देखो चेक करो, एंगल सेम है, एंगल सेम है, पहले साइन स्क्वायर है दूसरा कॉस स्क्वायर है, राइट एकदम, तो इसका आंसर 1। आगे आते इधर, क्या ये एंगल सेम है, एंगल सेम है, और ये साइन स्क्वायर है ये कॉस स्क्वायर है, वो भी है, बीच में प्लस भी है, मतलब ये भी आंसर कितना हो जाएगा, ये भी आंसर 1 हो जाने वाला है, राइट है। आगे बढ़ते हैं, इधर देखो एंगल सेम है, क्या फाई 2 सेम है, पहला साइन स्क्वायर दूसरा कॉस स्क्वायर, राइट, तो ये भी तुम्हारा पार्ट क्या बन जाएगा, 1 बन, मतलब इतना जो बड़ा बड़ा लिखा था वो तो 1 बन गया। अभी क्या बचा वो सुनो, अभी भी एक बड़ा पार्ट बाकी है, इसको भी छोटा करते हैं ना। देखो इसको छोटा कैसे करते हैं, इसके लिए भी एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आना चाहिए। बस देखो क्या है वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, जरा ध्यान दो। पॉइंट ऐसा है, एक और फॉर्मूला बताता हूं, वो फॉर्मूला आ गया तो इसको भी एकदम छोटा कर सकते हैं हम लोग। सुनो क्या है फॉर्मूला, क्या ट्रिग्नोमेट्री का, ये पढ़ा भी हम लोग ने ऑलरेडी। सिंस हमको एक बात मालूम है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का आंसर होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। इसको 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ने पढ़ा था।
तो cos ऑफ a माइनस बी, बीच में माइनस आया ना तो आंसर में प्लस, याद है, ऐसा बताया था मैंने वो टाइम पे। तो इसको यूज करके हम लोग इतना छोटा सा आंसर निकाल सकते हैं। देखो ये सेम पैटर्न यहां बैठ रहा है, देखो ये देखो सेम पैटर्न, ये जो लिखा है ना सेम पैटर्न यहां पे ऐसा बैठ रहा है। जिधर हमारे पास a है वहां पे phi 1 है, जहां पे b है वहां पे उधर phi 2 है। तो a के जगह phi 1, b के जगह phi 2, देखो पूरा चेक कर लो, a के जगह फिर से phi 1, b के जगह phi 2, दोनों साइन दोनों कॉस, एकदम पैटर्न फिट है। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा क्या करते हैं, कॉस लिखते हैं और ये दोनों को माइनस कर देते a और b को। तो इतना बड़ा पार्ट मैं नहीं लिखने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में, मैं इसके जगह पे लिखने वाला हूँ कॉस, और ये जो दोनों एंगल है a और b, जहां पे मेरे पास a b था यहाँ पे phi 1 phi 2, मैंने a b को माइनस किया तो यहाँ पे मैं phi 1 phi 2 को माइनस करता हूँ। देखो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे, बड़ा चीज नहीं, एकदम सिंपल है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो देखो कैसे आएगा। आर स्क्वायर सिर्फ मेरे पास बचा है, ये पार्ट तो 1 हो गया, 1 इंटू आर स्क्वायर ही आता है, इक्वल टू a1 स्क्वायर बचा है क्योंकि बाजू वाला तो 1 हो गया, प्लस a2 स्क्वायर बचा है और इसके बाजू वाला भी तो 1 हो गया है, राइट ना, प्लस 2a1 a2, याद रखो 2a1 a2। मैंने क्या बताया, इतना बड़ा लिखने वाला नहीं हूं मैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो बता दिया ना नीचे। अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट है कॉस लिखने का, और जो दो एंगल यूज किया है दोनों को माइनस करने का। कौन सा दो एंगल है हमारे पास, एक phi 1 है और दूसरा phi 2, दोनों को माइनस कर दो, क्या निकाल दिया, आर स्क्वायर। आर नहीं, आर स्क्वायर थोड़ी चाहिए हमको, आर चाहिए। मैंने क्या बताया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर निकाल के दिखाओ, आर स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर रूट ले लो, हो गया आंसर। अगर मुझे स्क्वायर रूट लूं मैं यहाँ पे, देन आई विल गेट अंडर रूट ऑफ, देखो क्या मिलेगा हमको, यही सेम चीज तो मिलेगा अंडर रूट के अंदर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ phi 1 माइनस phi 2। ये जो भी मैंने निकाला है ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का आंसर, राइट ना। देखो डेरिवेशन बड़ा है लेकिन ज्यादा मार्क्स के लिए एग्जाम में आने वाला है। 12th पढ़ रहे हैं हम लोग, हो गया राइट, छोटा मोटा काम नहीं करने वाले, 12th पढ़ रहे हैं, इधर बड़ा बड़ा ही कंसेप्ट है, छोटा मोटा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जो भी है ये रिजल्टेंट हमारे पास किसका आंसर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर, चलो तो क्या क्या निकाल दिया पहले वो देखते हैं। हमारे पास हम लोग ने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पहले से निकाल दिया, किधर गया, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, चलो इसको बता देते हैं कि ये है क्या। ये हमारे लिए रिजल्टेंट या फिर पूरा लिखते ना कि ये है क्या, ये निकाला क्या हम लोग ने, ये जो भी एक्सप्रेशन हम लोग ने बनाया है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन, राइट। तो ऐसा लिख देते हैं, दिस इज, देखो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ऐसा आता है, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम बोलेंगे और बोलेंगे फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो सिर्फ इतना सा काम करने का है बस, क्योंकि जरूर नहीं कि 5 मार्क के लिए पूरा आ जाए, ऐसा कभी कभी एग्जाम में ऐसा बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ एसएचएम एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आके रुक जाना है, ऐसा। तो अलग अलग समझो, मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इसमें 5-5 क्वेश्चन हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने सीखा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने सीखा। अभी मैं 6 केसेस बताऊंगा यहाँ पे, ये कॉलम में पूरा 6 केसेस आने वाला है, और लास्ट में हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट फेज। तो टोटल 3-4 क्वेश्चन यहीं पे हो जाता है। चलो फटाफट पहले कंप्लीट करते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड क्या, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन किसका, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, राइट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अच्छा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसका, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर बताना है तो पूरा बताओ, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम हैविंग जो भी है, राइट, बस इतना छोड़ा तो भी चल जाता है। चलो ये इधर खत्म करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो तो अभी तक हमारे पास 2 आंसर रेडी है, एक डिस्प्लेसमेंट का आंसर रेडी है और सेकंड एक दूसरा हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का आंसर रेडी है। अभी मैं यहाँ पे 6 केसेस करने वाला हूँ, राइट, 6 केसेस करेंगे। वो 6 केसेस आ गया तो बहुत ईजी। चलो वो 6 केसेस आने के लिए कुछ जो आना चाहिए वो एक बार बता दो। देखो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, cos 0 पता रहना चाहिए, 1 होता है, cos 90 का आंसर मालूम रहना चाहिए, 90। चलो एक काम करते हैं, मैं रेडियन में बता दूं क्योंकि रेडियन में ही पुट करना है अपने को यहाँ पे। तो cos 90 मीन्स cos π/2 का आंसर 1 हो, ये पता रहना चाहिए। cos पाई का आंसर -1 रहता है। ये सब अगर ये 3 चीज मालूम है तो बहुत इजीली हम लोग 6 के 6 केसेस सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो केसेस किसके बेसिस पे केसेस, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मैं 6 केसेस वहां पे सॉल्व करने वाला हूं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 4 पॉइंट तक तो हो गया है। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 में मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो। केस 1 स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करने। केस 1 है क्या, सुनो। केस 1 में हम लोग क्या करते हैं, देखो मैंने क्या बताया, पहले एंगल 0 लो, फिर एंगल π/2 लो, फिर एंगल पाई लो। पहला तो यहाँ पे क्लियर होता है कि यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ फेज डिफरेंस जो है ना,
फेज डिफरेंस का वैल्यू मैं 0 लेता हूं। फेज, अभी ये बोलेंगे सर फेज डिफरेंस मतलब क्या, देखो पहले ये समझो फेज क्या है, अगर फेज समझा तो फेज डिफरेंस तो आ ही जाएगा। ये φ1 को बोलते हैं फेज, ये φ2 को बोलते हैं फेज। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो फेज का डिफरेंस हो गया ना, तो ये φ1 माइनस φ2 को बोलते हैं फेज डिफरेंस, राइट। तो हमारे लिए फेज डिफरेंस का आंसर 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि φ1 माइनस φ2 का आंसर 0 है, राइट। ये चलो तो एक काम करते हैं ना फटाफट, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ज्यादा इतना टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। φ1 माइनस φ2 का आंसर अगर मैं ये इक्वेशन में 0 पुट करता हूं तो cos 0 बन जाएगा, और ऑलरेडी मैंने वहां पे लिखा है, देखो cos 0 का आंसर तो 1 होता है, तो अगर cos 0 का आंसर 1 हो जाता है तो बचेगा क्या, 1 इंटू 2a1a2 मीन्स 2a1a2 आएगा। देखो क्या बचने वाला है हमारे पास, r का जो आंसर होगा, वैल्यू ऑफ r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सुनो क्या आएगा, पहले तो a1 स्क्वायर फिर a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 जो हमारे पास था वो तो लिखा है। φ1 माइनस φ2 को क्योंकि मैंने 0 लिया है तो cos के अंदर 0 आएगा, और अगर cos के अंदर 0 आया तो आंसर 1, तो ये वाला पार्ट 1 हो गया, 1 इंटू 2a1a2 2a1a2, राइट। इसको सॉल्व कर दो, तो बेसिक 10वीं में पढ़ा हुआ कंसेप्ट है। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर ना, यही तो फॉर्मूला है। स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, कौन सा स्क्वायर कैंसिल करता है, होल स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, तो जो हमको रिजल्टेंट आंसर मिलेगा r का, दैट विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2। तो ये हम लोगों ने केस 1 सॉल्व कर दिया, राइट। केस 1 आई होप सबको समझ में आ गया, बहुत इजी है, खाली वैल्यू तो पुट करना है बस। तो ये हमारा केस 1 रेडी, राइट। केस 1 हमारा यहाँ पे रेडी हो जाता है। टोटल 6 केस हमको सॉल्व करना है, देखते हैं जितना होता है उतना ट्राई करते हैं। तो केस 1 हो गया, 0 डिग्री पे कंप्लीट कर लिया है। आगे 0 के बाद हमको π/2 मीन्स 90 डिग्री लेना है, फटाफट करते हैं। पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे केस 2 में हमको फेज डिफरेंस अभी जो लेना है, फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस का आंसर कितना लिया हम लोग ने, π/2, राइट। π/2 मतलब 90 डिग्री। चलो फेज डिफरेंस का आंसर π/2, इसका मतलब, इसका मैथमेटिकल मतलब क्या है, इसका मैथमेटिकल मतलब फेज का डिफरेंस मींस φ1 माइनस φ2, φ1 माइनस φ2 का आंसर है π/2, क्लियर ना। चलो तो पुट करते हैं ना फटाफट। r का जो आंसर मिलेगा, वैल्यू ऑफ r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2, तो एज इट इज था। आगे सुनो, 2a1a2, इसमें कुछ चेंज होएगा, चेंज कहाँ पे होने वाला है, φ1 माइनस φ2 का जो वैल्यू डालेंगे उससे। φ1 माइनस φ2 का वैल्यू तो 90 है, तो cos 90 हो जाएगा। cos 90 का आंसर देखो कितना होता है, सॉरी cos 90 का आंसर यहाँ पर रहता है 0, राइट। cos 90 0, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा तो 2a1a2 पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो पूरा पार्ट, अगर ये वाला पार्ट 0 तो इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास, जो चीज बचा है यही तुम्हारा आंसर। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये स्क्वायर कभी भी स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं कर सकता है, क्योंकि होल स्क्वायर थोड़ी है, होल स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, ऐसा लॉजिक है। तो निकाल दिया आंसर, फिर तो कंप्लीट। यहाँ पे ये केस 2 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, राइट। देखो ऐसा छोटा छोटा कंसेप्ट है, थोड़ा सा बड़ा आंसर है लेकिन ईजी है। तो ये 6th पॉइंट मीन्स केस 2 भी कंप्लीट हो गया है। 7th पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 7 पर, केस 3, राइट। केस 3 में क्या करते हैं, जैसे मैंने देखो इधर लिखा है ऑलरेडी, 0 लेना है, π/2 लेना है, पाई लेते, देखते पाई में क्या आता है। तो अब हम लोग जो फेज डिफरेंस लेने वाले हैं इसका वैल्यू ये केस में हम लोग एज्यूम करते हैं कितना, पाई एज्यूम करते हैं, फेज डिफरेंस पाई, राइट। फेज डिफरेंस मतलब क्या, फेज डिफरेंस का मतलब है φ1 माइनस φ2 का आंसर है पाई, क्लियर ना। बस वैल्यू पुट करने का आंसर निकालना, जल्दी करते फटाफट। चलो देखो r का जो वैल्यू होगा, जो पैटर्न अभी तक हमको याद है वो पैटर्न है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2, राइट। इसके बाजू में cos आता है, राइट। cos के अंदर ये जो वैल्यू है वो है पाई। cos पाई का आंसर चेक करो, cos पाई का आंसर -1 है, क्योंकि इसका आंसर -1 है तो ये बन जाएगा -2a1a2, राइट। तो ये प्लस के जगह पे सिर्फ मेरे को लिखना है -2a1a2, राइट। अब फॉर्मूला जरा देखो, फॉर्मूला सुनो क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला हमको ऑलरेडी याद है, फॉर्मूला देख लो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला है a माइनस b द होल स्क्वायर, राइट। अभी भी ये केस में क्या होने वाला है, ये केस में होल स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, और जो हमारा फाइनल आंसर होगा दैट विल बी
R इक्वल टू A1 माइनस A2। वैसे हमारे टेक्स्ट बुक में देखा जाए तो इतना ही दिया है, बट आगे भी पॉसिबल है तो कर लेते, क्या प्रॉब्लम, राइट। तो ये R का केस नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है, राइट। टोटल 3 केस हम लोगों ने कर दिया है। अब आगे सॉल्व करते हैं केस 4 मीन्स पॉइंट नंबर अभी 8 आने वाला, राइट। पॉइंट नंबर 8 देखते क्या होता है। तो पॉइंट नंबर 8 में हम लोग केस 4 सॉल्व करेंगे। केस 4 में क्या करेंगे, देखो अभी तक जो भी केसेस किया है ना, ये केसेस फिर से रिपीट होने वाला है। रिपीट अगर ऐसा फिर रिपीट तो क्यों कर रहे हैं, एक छोटा सा चेंज करते हो। चेंज क्या है, जो पहले हम लोग A1 ले रहे थे, जो पहले हम लोग A2 ले रहे थे, अब A1 A2 को मिला के A ले लो, राइट। A ले लो मीन्स दोनों का एम्पलीट्यूड सेम और बाकी सब कुछ सेम। बाकी सब कुछ हम लोगों ने क्या क्या लिया है, पहले हम लोगों ने लिया 5। देखो फर्स्ट केस में क्या किया है, 5 माइनस 5 का आंसर 0 लेना, लेके देखते चलो देखते क्या आता है। देखो यही तो सेम है, यही इसको शॉर्टकट से डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये कौन सा केस है, 5 माइनस 5 का आंसर 0 मीन्स पहला केस, पहले केस का आंसर रेडी है ना, तो सॉल्व नहीं करते बैठने का, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे यहाँ से। देखो R का जो आंसर होगा, वैल्यू ऑफ R विल बी इक्वल टू A1 थोड़ी लिखने का है हमको, A2 थोड़ी लिखने का है हमको, A1 A2 के जगह पे A लिखना है। तो क्या मिलेगा हमको, A प्लस A मीन्स कितना हो जाएगा 2 टाइम्स A, मिल गया R का आंसर फटाफट। वैल्यू ऑफ R कितना हो जाएगा, डबल ऑफ एम्पलीट्यूड, खत्म, केस 1 खत्म, राइट। केस 1 मीन्स नए टाइप का केस जो है वो फर्स्ट खत्म हो चुका है। तो ये हमारा एक एक्चुअल में देखा जाए तो केस 4 खत्म होता है यहाँ पे, क्लियर। ऐसे ही शॉर्टकट में फटाफट खत्म करते हैं। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में अब हम लोग सॉल्व करेंगे केस नंबर 5। सेम, हाँ सेम लॉजिक है। A1 नहीं यूज करना है, A2 नहीं यूज करना है, डायरेक्ट उसको यूज करेंगे हम लोग A। और जो पहले 5 माइनस 5 का आंसर 0 यूज किया, तो अभी 5 माइनस 5 का आंसर π/2 यूज करते, देखो क्या आएगा। 5 माइनस 5 का जो आंसर है वो π/2 यूज करते हैं, ऑलरेडी रेडी है हमारे पास आंसर। खाली आंसर में करना क्या है, A1 के जगह पे A, A2 के जगह पे A और आंसर निकालो, खत्म। चलो करते हैं फिर फटाफट जल्दी जल्दी। तो R का जो आंसर होगा, वैल्यू ऑफ R विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 नहीं चाहिए हमको तो A चाहिए, राइट। A2 भी नहीं चाहिए, A2 की जगह पे A चाहिए। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर, राइट। ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, लेकिन सिर्फ A के पास स्क्वायर है तो A का, लेकिन देखा जाए तो स्क्वायर रूट तो दोनों के लिए ना, तो इसका जो आंसर आएगा √2, राइट। क्योंकि 2 थोड़ी रूट से बाहर निकल सकता है, A स्क्वायर रूट के बाहर निकल के A बन सकता है। तो ये आपका R का आंसर इधर भी रेडी। सो द वैल्यू ऑफ R इज √2 टाइम्स A। केस 9 भी खत्म, केस 9 मीन्स केस 5, 9th पॉइंट खत्म होगा, राइट। एक लास्ट केस फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं। 10th, राइट, बहुत बड़ा हो जा रहा है लेकिन है आंसर ऐसा तो करना तो पड़ेगा। 10th में करना क्या है, केस 6 यूज करते हैं और यहाँ पे फिर से वही A1 और A2 के जगह पे A लिखना है। और केस दिया था ये फेस डिफरेंस पाई का लिया था, वही 5 देखो यहाँ पे लिखा है 5 माइनस 5 का आंसर पाई, क्लियर। अच्छा तो ये यूज करते हैं और देखते हैं आंसर अभी क्या आता है। इसका भी तो आंसर निकाला है ना हम लोगों ने, क्या किधर निकाला है, ये क्या हमारे पास आंसर यहाँ पे रेडी है। तो फटाफट पुट करते हैं फिर जल्दी जल्दी। R इक्वल टू A1 के जगह पे A लिखना है, A2 के जगह पे भी A लिखना है, तो आंसर कितना है, तो 0 आ जाएगा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ R इज 0। चलो तो ये हमारा टोटल 6 केसेस इस कॉलम में कंप्लीट हो गया, राइट। एक लास्ट पॉइंट बचा है, बस आंसर खत्म, राइट। एक लास्ट पॉइंट बचा है, देखो क्या क्या निकाला पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग फटाफट। एक तो निकाला रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, एग्जाम में अलग से आ सकता है क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए अलग से आएगा। एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए अलग से एक और क्वेश्चन आ सकता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो भी निकाल के दिखा दिया। केसेस बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एग्जाम में ये भी आ सकता है अलग से। तो 3 क्वेश्चन तो यहीं पे हो जाता है, एक और क्वेश्चन बाकी है। मैं लास्ट में रिजल्टेंट फेस निकालता हूं जो बहुत ईजी है, राइट। फेस निकालना बहुत ईजी है। तो जो रिजल्टेंट फेज रहेगा वो ये कॉलम में करते हैं और ये पूरा कॉलम भी यूटिलाइज नहीं होगा, थोड़ा सा ही और कंप्लीट हो जाता है। देखते चलो। तो अब हमको लास्ट में यूज करना है, पॉइंट नंबर 10 तक तो आ ही गए। एक लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11, रिजल्टेंट फेज, राइट। यहां पे आने वाला है रिजल्टेंट फेज। अच्छा, रिजल्टेंट फेज को डिनोट अपन किससे करते हैं, देखो ऑलरेडी बताया भी था मैंने, किधर गया, डेल्टा। डेल्टा को बोलते हैं रिजल्टेंट फेज, राइट। डेल्टा इज रिजल्टेंट फेज। कैसा निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे डेल्टा का वैल्यू, पहले वो सुनो। देखो ये क्या, इधर ही तो है डेल्टा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। देखो 2 ऑप्शन है, कॉस के नीचे साइन आया तो कॉट बन जाएगा, जो उससे बेटर है काम करते हैं ना, साइन के नीचे कॉस लेके आते हैं, टैन बनाते हैं। तो मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, देखते हैं आंसर क्या आता है, राइट। तो पॉइंट ऐसा है, अगर मुझे डेल्टा निकालना है, डेल्टा, देन आई विल डिवाइड इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, 1 एंड 2, राइट। इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है।
चलो, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूं तो पहले मैं RHS को एज अ LHS यहां पे लिख रहा हूं। तो हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास था R साइन डेल्टा, और इसके नीचे आ जाएगा R cos डेल्टा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये ज्यादा बेटर है ना, साइन बाय कॉस टैन बनाते, कॉट बनाने से अच्छा टैन बनाते हैं। हाँ, तो R साइन डेल्टा का आंसर भी तो है अपने पास, ये पूरा का पूरा आंसर लिखना पड़ेगा यहाँ पे अपने को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, उसको सॉल्व थोड़ी करना है, वो एज इट इज एंड तक जाएगा। A1 साइन phi1, राइट, A1 साइन ऑफ phi1 प्लस A2 साइन phi2, ये हमारे पास किसका है, R साइन डेल्टा का आंसर है। वैसे ही R cos डेल्टा का भी तो आंसर रेडी है, A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2, राइट, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, देखो अब तो सिंपल सा लॉजिक है, ये R और ये वाला R तो कैंसिल होता है, साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा को हम लोग यूज कर सकते हैं, टैन डेल्टा लिख सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा टैन डेल्टा, और ये पूरा का पूरा पार्ट एज इट इज है, ये पूरा का पूरा लिखना है तो लिख दो, ऐसा सेम एज इट इज आ जाएगा। निकालना क्या पहले वो समझो, हमको तो डेल्टा में इंटरेस्ट है, डेल्टा, तो डेल्टा कैसे निकालेंगे, टैन इनवर्स ले लो, राइट, डेल्टा का आंसर क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ, ये पूरा सेम पार्ट, क्योंकि ये फाइनल आंसर है तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा सेम पार्ट, A1 साइन phi1 प्लस A2 साइन phi2 अपॉन A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2, राइट। तो ये जो मैंने निकाला ना, ये रिजल्टेंट फेज का आंसर, राइट, ये क्या हमने निकाल दिया, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट फेज, राइट। तो एक छोटा सा नीचे जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, सेम स्टेटमेंट में यहाँ भी लिख देता हूँ, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, किस चीज का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्टेंट फेज, ऑफ रिजल्टेंट फेज, राइट। तो ये हम लोग ने यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। देख लो प्रॉपर्ली क्या क्या सॉल्व किया है, 3-4 क्वेश्चन आगे, 4 क्वेश्चन है एक्चुअल में इसमें, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, फिर केसेस बेस्ड ऑन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और लास्ट में रिजल्टेंट फेज। क्लियर, तो आई थिंक ये प्रॉपर्ली लेक्चर नंबर 17 प्रॉपर्ली समझ में आया। ओके, थैंक यू।